वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे एसेंशियल्स की बात करूंगा जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ कि हम प्रेम के प्रतीक को उगा रहे हैं। हमारे दिल में हमेशा प्रेम रहना चाहिए, दूसरों के लिए, सबके लिए हमारे दिल में प्रेम रहना चाहिए। हमारे अंदर किसी भी चीज़ के लिए या किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं होना चाहिए। तभी आपके गुलाब में वो अक्स दिखेगा और वो खूबसूरती दिखेगी। आज मैं बात करूँगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 2-3 चीज़ें ऐसी बताई थी जो आपको कभी भी नहीं रोकना है। जो भी फीडिंग आप करते हो, जिसके कहने पे भी कोई फीडिंग कर रहा हो आप करो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने गुलाब के अंदर नहीं रोकनी है। जैसे मैंने बोला था पिछली बार, एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये आपको अपने गुलाब में किसी न किसी के साथ मिलाकर हमेशा देना है, ये मत रोकना आप। दूसरी बात मैंने बोली थी ताकत आप जो भी फीडिंग देते हो, जो भी NPK देते हो, उसमें मिलाकर आपको जरूर देना है। और MgSO4 का क्या बेनिफिट है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ताकत का बेनिफिट कई बार बता चुका हूँ और फिर एक बार मैं आपको समझा दूंगा। ताकत, जो नए व्यूअर्स हैं या जिनको नहीं पता है, ताकत एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, नवल ताकत, जिसका मैं नंबर कई बार शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा जो मैंने एक बात बोली थी, आयरन, जो आयरन है वो आपको हमेशा किसी न किसी रूप में आपको अपने प्लांट के अंदर हमेशा देना है, इसको नहीं रोकना है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्लांट में कभी नहीं रुकनी चाहिए। और एक है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट तो 15 दिनों पे या महीना दिन में एक बार देनी चाहिए। इससे ज़्यादा कैल्शियम नाइट्रेट की फीडिंग आपको अपने गुलाब में नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपके गुलाब बहुत जल्दी पुराने हो जाएंगे, उनकी स्टेम जो होंगी बहुत ओल्ड हो जाएंगी। तो बहुत फ्रिक्वेंटली इसकी फीडिंग आपको नहीं करनी है। आज मैं इन चारों एसेंशियल पार्ट जो मैंने डिस्कस किया था, आज उसमें से मैं आयरन के ऊपर आपसे बात करूंगा। और आयरन को किस तरीके से आप अपने प्लांट के अंदर पूरी तरीके से आप दे सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका ना देने से इसका नुकसान क्या है, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। प्लांट के अंदर जो हम फर्टिलाइजर देते हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम प्लांट को खाना नहीं देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं। ये खाना अपना खुद ही बनाते हैं। तो ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए कि प्लांट को हम खाना दे रहे हैं। हम प्लांट को सिर्फ फर्टिलाइजर देते हैं। तो जो भी हम फर्टिलाइजर देते हैं, वो फर्टिलाइजर ये अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये यूज करते हैं और अपना खाना बनाकर ये कंज्यूम करते हैं, अपने आप को फ्लोरिश करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने आपको बोला। अब ये, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से ही सारा खाना ये अपना रेडी करते हैं और कोई तरीका नहीं है इनको अपना खाना बनाने का और खाना खाने का। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला है वो सनलाइट, नेचुरल फीडिंग। दूसरा पानी, अगेन नेचुरल फीडिंग। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन नेचुरल फीडिंग। और चौथा क्लोरोफिल, अगेन नेचुरल फीडिंग। यानी क्लोरोफिल, यहाँ पे सनलाइट हमें मिल रहा है, हमें पानी हम दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने आसपास से लेते हैं, अपना यूज करते हैं। जो बात रह गई वो है क्लोरोफिल की। जो क्लोरोफिल है उसके लिए हम जो फर्टिलाइजर देते हैं, कई बहुत सारी चीजें देते हैं और उसमें हम आयरन मिलाकर देते हैं। जो आयरन है वो क्लोरोफिल के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। वो कैसे है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो फोटोसिंथेसिस है एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट्स का, जो ये प्लांट्स अपने अंदर अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और बहुत सारे जो इनका इंटरनल सिस्टम है उसको ये यूज करके कॉम्प्लेक्स, मैं बताया कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। और इसमें जो मैं बताया क्लोरोफिल वन ऑफ द पार्ट जिसमें वो फोटोसिंथेसिस वो करके वो खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर जरूरी है। जो ग्रीन कलर है ये कहाँ पे होता है? ग्रीन कलर जो होता है ये इनके अंदर एक प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं, उसके अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट जो है उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल से ही ये फोटोसिंथेसिस
करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं अपने खाना बनाने का। और जो क्लोरोप्लास्ट है, जो जिसको हम कह सकते हैं वो क्लोरोफिल का घर है, यानी घर जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के द्वारा ही, आयरन के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है। तो आयरन कितना इंपॉर्टेंट है अब आप समझ सकते हैं। बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्लांट्स। अगर आयरन नहीं रहेगा तो आपके प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम आएगी, अब वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्लोरोफिल का मतलब हो गया ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसे मेंटेन होता है? वो आयरन के थ्रू मेंटेन होता है। अगर आयरन की कमी हो गई हमारे प्लांट के अंदर तो इसका नुकसान क्या है? अगर आयरन की कमी हो गई तो यानी कि ग्रीन कलर की कमी हो गई, क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया। और क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन अगर डिस्टर्ब होगा तो आपके जो पत्ते हैं, जो हरियाली है वो कम हो जाएगी, यानी पत्ते पीले पीले हो जाएंगे। आप देखोगे कि आपके जो गुलाब के पत्ते हैं वो थोड़े पीले पीले हैं, लेकिन जो उनकी वेन्स हैं, जो उनकी नसें हैं, वो हरी हरी होंगी। तो ये साफ दिखता है कि हमारे प्लांट के अंदर एक क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ गई। अगर क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ गई यानी कि जो ग्रीन कलर है वो कम हो गया, तो प्लांट हमारा खाना नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो यानी कि ये अपने आप को अपना हेल्थ, अपना सब कुछ मेंटेन नहीं कर सकता, हमारा प्लांट फ्लोरिश नहीं होगा। प्लांट जो आयरन जो लेता है वो फेरस या फेरिक के रूप में लेता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको एक और, जब भी आयरन दे तो मैग्नीज के साथ इसको मिलाकर नहीं देना है, क्योंकि ये एक आयरन मैग्नीज के साथ कंपैटिबल नहीं है, घुलनशील नहीं होता है, इसलिए दोनों को हमेशा अलग अलग देना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको कभी भी एक साथ नहीं देना है आयरन और मैग्नीज को। जो आयरन है वो चिलेटेड आयरन आप अपने प्लांट के अंदर दे सकते हैं। चिलेटेड आयरन बहुत आसानी से कहीं भी फर्टिलाइजर के शॉप में मिल जाती है, और या जो मैंने जो नंबर आपके साथ शेयर किया है वहां से आप चिलेटेड आयरन आप मंगा सकते हैं, और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रूट में भी डाल सकते हैं। 2 तरह के आयरन होते हैं, वो दोनों का मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक आयरन ऐसा होता है जो पत्तों के ऊपर छिड़काव किया जा सकता है, और एक आयरन ऐसा होता है जो रूट में भी डाला जा सकता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चिलेटेड आयरन आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और रूट में भी डाल सकते हैं। जो चिलेटेड आयरन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है EDTA और एक होता है EDDHA। तो जो EDDHA जो है वो आप प्लांट में 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रूट में भी डाल सकते हैं, और एक EDTA होता है जो आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये 2 तरह के आयरन हैं। जहां से भी फर्टिलाइजर आप लेते हैं वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, और आप अपने हिसाब से रूट में भी छिड़काव डाल सकते हैं, ड्रेंच कर सकते हैं, और प्लांट के ऊपर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो ऐसी बात हो गई जो आप फर्टिलाइजर मार्केट वगैरह से लेकर, और जो आपके क्लोरोसिस की जो प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर सकते हैं और अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। मैं आपको एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबके घर में लोहे की कील होती है जिसको हम नेल्स कहते हैं, आयरन नेल्स बोलते हैं। और वो आयरन नेल्स आप अपने गुलाब में अगर छोटे छोटे हैं तो 4-5 अपने जो भी सिंडर मीडिया है या सॉइल मीडिया उसमें दबा के अंदर डाल दें। अगर बड़े कील है तो 2 या 3 कील भी डाल सकते हैं। जितने भी गमले हैं वो सिंडर में या सॉइल में या कोकोपीट में किसी भी मीडिया में आप कर रहे हैं तो आयरन नेल्स यानी लोहे की कील मीडिया के अंदर, 4-5 लोहे की कील मीडिया के अंदर आप दबा कर रख दें। ये भी आपके प्लांट के अंदर क्लोरोसिस नहीं आने देगा, क्लोरोसिस से बचाव करेगा। और अगर फिर भी नहीं आपका क्लोरोसिस रुक पा रहा है तो आप चिलेटेड आयरन प्रिकॉशन के तौर पे आप 10 दिनों पे एक बार चिलेटेड आयरन
जो मैं जैसा कि अभी आपको बताया वो आप अपने प्लांट के अंदर डालते रहें। कई बार हमारी लापरवाही होती है, हमारी गलती होती है, हम आयरन नहीं दे पाते हैं, तो लोहे की कील आपको उसमें हेल्प करेगा। लोहे की कील हालांकि वेदरिंग होती है, हमारे वेदर या मॉइस्चर के थ्रू उसमें जंग लग जाता है, हालांकि वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। अभी मैंने आपको बताया फेरिक या फेरस के रूप में ही हमारा जो प्लांट होता है वो आयरन को लेता है, लेकिन जब हम कील डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं, तो ये आयरन नेल्स जिसको हम कहते हैं, अगर वो हम डालते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है, फेरस ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन हमारी मीडिया के अंदर आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो हम कील डाले हैं उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं। हालांकि बहुत कम मात्रा होती है उस आयरन की, लेकिन हमें हमारे गुलाब को बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन नहीं चाहिए होता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन वो भी कम मात्रा बहुत एसेंशियल होता है। अगर वो कम मात्रा में भी हमारे प्लांट के अंदर, गुलाब के अंदर आयरन नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी। तो ये जो कील है ये ऑक्सीडाइज होता है और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में लाने के लिए, और प्लांट फिर रूट के थ्रू वो जो भी सॉल्युबल फॉर्म में आयरन अवेलेबल होता है हमारे रूट के अंदर, वो प्लांट हमारा लेता रहता है। और होपफुली इससे आपके प्लांट के अंदर कभी भी क्लोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बावजूद भी अगर क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है तो जैसा कि मैंने आपको उपाय बताया कि चिलेटेड फॉर्म में आपको मिलते हैं आयरन, वो आप अपने गुलाब के ऊपर 10 दिनों में आप किसी न किसी रूप में आप इसको देते रहें, जिससे कि हमारे गुलाब के अंदर कभी भी क्लोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लोरोफिल यानी हरे रंग की कमी नहीं होगी, और जब हरे रंग की कमी नहीं होगी तो हमारे प्लांट बड़े ही अच्छे से खाना बनाएंगे, क्योंकि धूप बहुत अच्छे हमारे प्लांट को मिल रही है, पानी हम देते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये इन्वायरमेंट से ले लेते हैं और अपना प्लांट खाना बड़े मज़े से बनाते हैं। तो क्लोरोफिल के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो आयरन किसी न किसी रूप में आप देते रहें, इसको आपको कभी नहीं रोकना है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा पीएच होना चाहिए मीडिया का, वो हमेशा हमारा स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, यानी 7 से नीचे होना चाहिए, 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो हमारा पीएच है 1 से लेकर 14 तक होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जो है अल्कलाइन होता है। तो 7 से नीचे रहना चाहिए आयरन, तभी आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा जब उसका मीडिया जो है वो एसिडिक होगा। जब अल्कलाइन मीडिया होगा तो आयरन हमारा प्लांट नहीं ले पाता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर आपके गुलाब के अंदर क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका गुलाब के अंदर जो पीएच है वो अल्कलाइन की तरफ जा रहा है या गया हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से भी क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अब जो पीएच मेंटेन कैसे मेंटेन किया जाता है, इस पे अलग से मैं वीडियो दूंगा, लेकिन फिलहाल एक बहुत सिंपल मैं बता दूं, पीएच जो है साइट्रिक एसिड यानी नींबू के रस से भी हम अपने गुलाब के अंदर मेंटेन कर सकते हैं पीएच, या जो विनेगर होते हैं वो भी डालकर हम पीएच मेंटेन कर सकते हैं। तो जिस गुलाब में क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने प्लांट को हेल्प कर सकते हैं कि जो वो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसमें वो हेल्प होगा और हमारा प्लांट खाना बनाकर और खाएगा और बहुत फ्लोरिश करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे किसी और वीडियो के साथ आऊँगा, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो दूंगा जो जरूरी होगा आपके लिए। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कीप ब्लेसिंग्स।